हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कुछ रिलेशन मैं करवाऊंगा। इसके अंदर सेकंड यूनिट हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। कुछ रिलेशन हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कनेक्टर के केस में कुछ रिलेशन ड्राइव करेंगे, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी की, करंट डेंसिटी की, ये सब रिलेशन हम ड्राइव करेंगे इसके अंदर। तो देखो, एक कंडक्टर के अंदर पहले तो हम एक रिलेशन ड्राइव करते हैं छोटी सी। एक कंडक्टर मैंने मान लिया सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इस पे मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V, और लेट से L बी द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास और उसकी L लेंथ है, ठीक है। लेट A बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर सरफेस। A जो मैंने मान लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया में, मींस करंट जो है ऐसे जाएगा ना, तो इसको क्रॉस करके जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने A मान लिया। तो इसमें हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे I इज इक्वल टू NEA/VD। ये रिलेशन हमने कंडक्टर के लिए पढ़ी है, तो इसको मैं छोटी सी मैं ड्राइव करवा देता हूं। क्या है ये? देखो, N क्या है यहाँ पे, लेट यहाँ पे मान के चलो, लेट N बी द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, और वॉल्यूम कितना होगा इसका, एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितने आ गए यहां से, इधर क्या है, नंबर डेंसिटी है N, तो N इंटू में A इंटू में L। यहां तक सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए। अब एक कंडक्टर के अंदर हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज होता है -E, लेकिन हम इसमें प्लस साइन लेंगे फॉर हम, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले रहे, तो पॉजिटिव साइन ही लेंगे। तो टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर विल बी, इन दिस कंडक्टर, उसको मैं लिख रहा हूं Q से, और वो किसके बराबर होगा भाई, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम E से। यहां तक सही है। हम चार्ज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें करंट निकालना है। करंट क्या होता है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कितने टाइम के अंदर, वो हमें पता होना चाहिए। चार्ज हमने निकाल लिया कितना फ्लो हो रहा है, अब इसको टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, तो करंट हमारा आ जाएगा चार्ज फ्लोज डिवाइड बाई टाइम टेकन। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है NEAL डिवाइड बाय टाइम टेकन। लेट से मैंने मान लिया T टाइम है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए T टाइम लग रहा है। अब हमने ये पढ़ा है कि एक वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल करते हैं इन ए कंडक्टर, एवरेज वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको मैं VD से लिखता हूं। तो यहां पे ये डिस्टेंस होगी L, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पूरी L ट्रेवल करेगा, और कितने टाइम के अंदर, T टाइम के अंदर मैंने ले रखा है वही टाइम टेकन कितना है, चार्ज फ्लो होने के लिए T टाइम है, तो L बाई T जो है क्या ले लेंगे हम, VD क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन कंडक्टर। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया NEAVD। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशंस कुछ। तो कुछ रिलेशन कैसे आएंगी, देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ ड्राइव करेंगे फॉर एक कंडक्टर के लिए। तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है, बार बार यूज आएगी इसके अंदर। तो ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ओम्स लॉ क्या है, सबसे पहले ओम्स लॉ होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट हम फ्लो करवाते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर हम जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर करंट भी फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटता है तो R वैल्यू आती है, और R जो है यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस। फॉर कंडक्टर के केस में ये रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट फॉर ओमिक डिवाइसेस या फिर कंडक्टर्स, ओमिक डिवाइसेस।
कोई तुमसे ये पूछ ले कि कौन सा डिवाइस जो है ओमिक है कौन सा नहीं है, आपके पास दो पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, कोई V1 और V2, और करंट दे देंगे I1 और I2, तो यहाँ से आपको R1 निकालना है, यहाँ से R2 निकालना है। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा वोल्टेज और करंट के ऊपर, तो वो डिवाइस कैसा होगा, ओमिक डिवाइस होगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो नॉन ओमिक डिवाइस होगा, जैसे सेमीकंडक्टर होता है। तो ये हमारा था ओम्स लॉ। अब हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर के केस में इस ओम्स लॉ को हम ड्राइव करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हम ड्राइव करेंगे इन फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम वगैरह। तो देखो कैसे करेंगे, ये रिलेशन हमने पढ़ ली, V = IR, है ना। अब इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, V/I के, है ना। और I हमने पढ़ लिया कि किसके बराबर होता है, NEAVD के, है ना। और VD किसके बराबर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, EE/m। E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अभी हमें बताऊंगा। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम का मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है कोलिजन करेंगे ना एक दूसरे से, तो कितने टाइम के अंदर, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन है ये, एवरेज टाइम ऑफ 2 सक्सेसिव कोलिजन है रिलैक्सेशन टाइम। m जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास NEA, और VD की वैल्यू जगह ये पुट कर दो EE/m। आल्सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, तो ये पुट कर दो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, तो ये क्या बनेगा NEA, और फिर से E आएगा तो एक स्क्वायर कर दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो V/L, V से V कैंसिल, और बच गया वो रेजिस्टेंस आ गया, तो mL/NE²A/τ, ये एक्सप्रेशन आ गया रेजिस्टेंस का। अब ये देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो भी कांस्टेंट है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, अगर हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं इसके साथ, तो m जो है नंबर डेंसिटी वो एक कंडक्टर की फिक्स होती है ऑलरेडी, E जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज वो भी कांस्टेंट है, A जो है एरिया भी कांस्टेंट है, अगर कुछ भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर। टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट होगा फॉर ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड फॉर पार्टिकुलर कंडक्टर, इट इज कांस्टेंट एट particular temperature and for a specific conductor। कोई भी एक कंडक्टर ले लेंगे ना, उसके लिए ये टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे ये रेजिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, इसको इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस नाम दे दिया है। अब आगे चलो, इसके अंदर देखो रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया है। अब आल्सो रेजिस्टेंस जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये दोनों चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम पीट दें या फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, या फिर इसको हम खींच के इसकी साइज, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा दें या घटा दें, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है चेंज होंगे। अगर इन दोनों को प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ लेंगे हम, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये है रेजिस्टिविटी, और ये है कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड मटेरियल, फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है। अब इस रेजिस्टिविटी को, इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को हम कंपेयर करेंगे, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा, क्या आएगा, देखो देखो इसमें लेंथ और एरिया है ना साथ में, इसमें लेंथ और एरिया को अलग कर दो, बाकी सारी जो टर्म है वो क्या होगी, रेजिस्टिविटी ही होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या आएगी, इनको नाम दे देना, दो इक्वेशन, नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2,
रेजिस्टिविटी क्या आ गई मेरे पास, m/ne² टाउ। ठीक है। अब रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ी है तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसकी ऐसा यूनिट लिख लेना, ओम, SI यूनिट, ओम, OHM, और इसका सिंबल होता है ये। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी, यहां से आप निकाल सकते हैं इसकी SI यूनिट क्या होगी। देखो इनको इधर भेज दो तो क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू दिस, एरिया इधर आ गया, लेंथ नीचे आ गई, तो यहां से यूनिट क्या निकलेगी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएगी, ये है ओम, और इसकी क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या बनेगी, मीटर, तो ये क्या बन गया, ओम मीटर। तो इसकी SI यूनिट आ गई मेरे पास ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट आ गई ओम मीटर। अब ये रेजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है, इस फॉर्मूले पे हम थोड़ी देर में आएंगे, फिलहाल के लिए इस फॉर्मूले को याद कर लो। अब m/ne² टाउ जो है वो है रेजिस्टिविटी, mL/ne² A टाउ जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब हम पढ़ते हैं कुछ एक टर्म और है, जैसे है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस है रेट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसको हम लिखते हैं G से। इसकी SI यूनिट जो है इंपॉर्टेंट बनती है, SI यूनिट क्या होगी, 1/R की यूनिट क्या होगी, 1/ओम, और उसको हम लिखेंगे ओम इनवर्स, या फिर इसको मैं उल्टे अक्षरों में लिख देता हूं MHO, वो भी इसका मतलब ही है ओम इनवर्स। या फिर एक साइंटिस्ट का नाम है साइमन, वो भी हम लिख सकते हैं, इसका सिंबल होता है S। कंडक्टेंस की ये तीनों यूनिट जो है यूज में आती है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मो, ओम इनवर्स या फिर सीमन, इनमें से कोई भी एक पूछ लेंगे साइमन में से कि कौन सी यूनिट जो है किसकी है। कंडक्टेंस हो गया हमारा। कंडक्टिविटी पे आते हैं। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ कंडक्टेंस, और कंडक्ट कितना मतलब उसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना करंट इसमें फ्लो होगा। कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं सिग्मा से। देखो ये सिंबल जो है, आप इनको नाम भी लिख सकते हैं अगर याद नहीं रहते हैं तो, सिग्मा, और इसको हम बोलते हैं रो। रेजिस्टिविटी का था ना वो, उसको हम बोलते हैं रो, RHO, इसको हम बोलते हैं सिग्मा से, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। अब रो का जो फॉर्मूला था वो हमने अभी लिखा था m/ne² टाउ, वो हम यूज करेंगे अभी। तो यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इसमें पुट करोगे आप, तो इसका उल्टा करना है, तो ये बनेगा ne² टाउ बाई m। और कंडक्टिविटी की SI यूनिट जो है क्या आएगी, देखो 1/रो है ना, तो रो की यूनिट क्या थी, ओम मीटर थी, तो ओम मीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे हम ओम मीटर इनवर्स। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं MHO मीटर इनवर्स, क्योंकि इसको ओम इनवर्स का मतलब क्या है, मो MHO, या फिर हम साइमन भी लिख सकते हैं यहाँ S मीटर इनवर्स। तो तीनों यूनिट है, कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं, कोई सी भी आपसे पूछे जा सकती है। कंडक्टिविटी हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। कुछ एक ये छोटी छोटी टर्म है, लेकिन इनके ऊपर जो है फॉर्मूले सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल जो है सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। वो क्या है, देखो करंट डेंसिटी क्या है। जब भी डेंसिटी का नाम आता है तो नीचे वॉल्यूम हम सोचते हैं, है ना, जैसे मास डेंसिटी है, या फिर मैं अभी बोल रहा था नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे लिखा है करंट डेंसिटी, तो करंट तो आएगा ही आएगा उसके अंदर, लेकिन डेंसिटी के अंदर अब हम यहाँ पे वॉल्यूम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं J से, और ये बराबर होगा I/A। वो जो डायग्राम था ना कंडक्टर का, वही सेम रखना है। उसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा A था और करंट फ्लो हो रहा था I का जो एक्सप्रेशन है आपको याद होगा, तो NEAVD यहाँ पे पुट करोगे
तो करंट डेंसिटी क्या बनेगा, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया से इसको डिवाइड कर दो, तो ए से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, NEVD, सिंपल जस्ट। अब हम पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन, पहले इसकी यूनिट बता दो जरा मेरे को, यूनिट क्या आएगी। ऐसा यूनिट क्या आएगी, करंट अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, तो करंट का क्या होता है एम्पियर, और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। ऐसा यूनिट जो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ये भी वेक्टर ही होगा। ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर करंट डेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, तो क्या लिखा जाएगा, -NEVD, क्योंकि E का जो साइन है माइनस साथ में लेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -E होता है, तो माइनस में साथ में लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी में ये लिखा जाएगा। और करंट अगर लिखना हो हमें, तो करंट लिखा जाएगा ऐसे वेक्टर फॉर्म में, या फिर अगर एरिया मेरा कांस्टेंट है तो ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। ये था हमारा करंट डेंसिटी। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन J एंड सिग्मा। सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी, तो इनके बीच में हम रिलेशन हम पढ़ेंगे। देखो ये रिलेशन अभी हमने ड्राइव की है, इसके अंदर कई सारी रिलेशन है, तो इस वीडियो को जो है आराम से पढ़ना है आपको। मैं थोड़ा जल्दबाजी में करवा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा आराम से पढ़ना है। तो VD की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, VD की वैल्यू जो है क्या पुट करनी है हमें, देखो E/τ/m, यहां तक सही है। ये VD की वैल्यू जो मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला जो है आपको सारे के सारे याद रखने हैं। तो NE² τ/m और इनटू में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो है क्या आ रहा था, NE² τ/m, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास। तो यहां से J की वैल्यू जो है, देखो ये क्या आ रहा है, NE² τ/m क्या है, सिग्मा कंडक्टिविटी, तो J = सिग्मा इनटू में E। तो ये है ओम्स लॉ का ही एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, सिग्मा इनटू में E, कंडक्टिविटी इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड = करंट डेंसिटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, एक टर्म और पढ़ लेते हैं, चलो मोबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मोबिलिटी अगर आपने पढ़ा है तो मोबिलिटी डिफाइन करता हूँ एक टर्म में, मोबिलिटी इसको हम लिखते हैं म्यू से, और ये बराबर होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। VD/E, तो यहां से VD की वैल्यू जो है क्या आ गई, म्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक रिलेशन आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में। अब हम निकालते हैं रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी के बीच में रिलेशन, रो एंड म्यू के बीच में रिलेशन बिटवीन रो एंड म्यू, या फिर सिग्मा एंड म्यू, उन दोनों की रिलेशन हम निकालेंगे यहाँ पे। तो रो यूज करना है हमें, रेजिस्टिविटी यूज करनी है। तो रेजिस्टिविटी कहाँ से आएगी, देखो अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं यहीं से, इस एक्सप्रेशन से ही। तो VD = म्यू टाइम्स E। अब देखो जो अभी रिलेशन हमने ड्राइव की थी, J = सिग्मा E, तो इसी का हम यूज कर लेते हैं, सिग्मा इनटू में E = करंट डेंसिटी के। अब करंट डेंसिटी = सिग्मा इंटू E आ गया, तो E की जगह पुट कर सकते हैं हम, क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से, I/में A, और I की वैल्यू क्या होती है, NEAVD, तो A से A कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, NEVD। तो यहाँ से सिग्मा E किसके बराबर आ गया, NEVD की जगह ये पुट कर सकते हो म्यू टाइम्स E, तो E कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा आ गया यहाँ से NE म्यू। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगा, सिंपल 1/सिग्मा विच इज इक्वल्स टू 1/NE म्यू।
तो ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। अब मोबिलिटी की ऐसा यूनिट जो है आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्या होती है। देखो ये फॉर्मूला अगर याद है आपको तो ऐसा यूनिट आप बना सकते हैं। देखो वीडी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, तो एक ऐसा यूनिट ये आ गई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, अभी मैं यूज कर रहा था बार बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से वोल्ट पर मीटर और बनती है मीटर पर सेकंड, और ये बनेगा वोल्ट, और मीटर और करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो ये दो ऐसा यूनिट है मोबिलिटी की। मोबिलिटी की ऐसा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है, क्वेश्चन जरूर आता है इसके ऊपर। और ये रिलेशन जो है सारी की सारी रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधी सीधी रिलेशन पूछ सकते हैं। अब छोटा सा टॉपिक और मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि एक रेजिस्टिविटी जो है ना, या फिर रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है फॉर ए कंडक्टिविटी, फॉर ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास ml/ne²A/τ, ये जो फॉर्मूला आपका निकल के आया था हमारे पास। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी लेंथ और एरिया में कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या लगेगी, मिर्ची से लगेगी, और इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी भागेंगे। जल्दी जल्दी भागेंगे तो एक दूसरे से कोलिजन जो है वो जल्दी जल्दी होंगे, है ना। और कोलिजन जल्दी होंगे तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन। अब कोलिजन जल्दी होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अब टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है, रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब सिमिलरली रेजिस्टिविटी जो है उसका भी फॉर्मूला L/A हटा दो उसमें से, m/ne²τ। तो ये रेजिस्टिविटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इंक्रीज करेगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेज फॉर ए कंडक्टर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इन दोनों का जो फॉर्मूला है कैसे इंक्रीज करेगा एक दूसरे को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो वो दोनों फॉर्मूले जो हैं एक जैसे ही हैं, एंड सो ऑन। ये तो है रेजिस्टेंस का, पर रेजिस्टेंस जो है कैसे इंक्रीज करेगा एज टेम्परेचर चेंजेज। ये है हमारा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप यहाँ पे ये ले सकते हो रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर T1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। यहाँ पे आपको डेल्टा T लेना पड़ेगा। फिर डेल्टा T का मतलब क्या होगा, T2 माइनस में T1, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये चेंज इन टेम्परेचर स्मॉल है कहने का मतलब थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है, तो उसकी जो स्क्वायर है, क्यूबिक पावर है, वो सब कैंसिल हो जाएंगी, तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा अल्फा जो है यहाँ पे है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बताना जरा भाई। देखो इसकी जो यूनिट होगी वो इसकी यूनिट के बराबर आ रही है, इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। अब इसकी यूनिट कोई नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या आ गई, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन टेम्परेचर की, और तो इसकी क्या होगी, केल्विन इनवर्स। ऐसा यूनिट क्या होगी, केल्विन इनवर्स। तो अल्फा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगी, RT2 माइनस RT1 डिवाइड बाई RT1 इंटू में डेल्टा T। डेल्टा T क्या है हमारा, T2 माइनस में T1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। दो टेम्परेचर है और दो रेजिस्टेंस है मेरे पास। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर एक कंडक्टर के लिए लेट से एट T1 10 केल्विन पे उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और
टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं उसका, तो उसका रेजिस्टेंस है 15 ओम या फिर 20 ओम ले लो, चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो सिंपल हमें ये फॉर्मूला लगाना है, R2 माइनस R1 करोगे तो कितना आएगा 10, और नीचे R1 भी कितना है 10, और डेल्टा T कितना होगा वो भी 10 होगा। तो 1/10 मीन्स 0.1 केल्विन इनवर्स, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम फॉर्मूला ये आता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है क्या होता है, अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं वो। देखो ये जो चीजें हैं वो कांस्टेंट होगी फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। अगर हम उसको कोई भी खिंचातानी नहीं कर रहे हैं, उसको ना तो हम खींच रहे हैं या फिर ना हो तो उसको हम पीट रहे हैं, कुछ ही तरह से उसका लेंथ और एरिया अगर कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो रेजिस्टिविटी भी करता है, अभी हमने देखा ना। तो रेजिस्टिविटी का भी सेम फॉर्मूला जो है ये निकल के आएगा। इसके अंदर जो अल्फा होगा ना, ये होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होगा, ये ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस नहीं होगा। इसमें भी अल्फा ही लिखा था हालांकि मैंने, लेकिन इसमें भी अल्फा ही लिखा जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है ये फॉर स्मॉल टेम्परेचर, फॉर डेल्टा टी स्मॉल, उसके लिए लिखा है मैंने। ये एक्सप्रेशन भी आएंगे इसके अंदर। फिर मैंने ये ले लिया कि स्मॉल अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पावर वाला ही रहेगा बस। यहां से अल्फा की वैल्यू भी आती है यही। तो आपको अगर रेजिस्टिविटी दे दे यहां पे तो घबराना नहीं है, सेम रेजिस्टिविटी का यूज करना है रेजिस्टेंस की जगह, और फाइनल एक्सप्रेशन निकल जाएगा। यहाँ पे भी इसकी यूनिट जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की केल्विन इनवर्स ही आएगी, क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट तो बराबर हो रही है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये सारे के सारे जो है फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी ये फॉर्मूले ही सीधे सीधे क्वेश्चन है, इन पे पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स और 12th एग्जाम में हर जगह काम आता है, नेवी के 12th में, एयरफोर्स में, सब जगह ये ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। आई होप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।